बहुत सारे लोग जो बाहर होते हैं वो अपनी पेमेंट्स या अपनी जो भी सैलरी इनकम होती है कुछ भी होता है वो अपने मींस पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं। अब ये पूछते हैं कि वो रेमिटेंस में काउंट होता है या फॉरेन सोर्स इनकम में काउंट होता है। अच्छा, इसके अंदर दोनों के अंदर हमने फ़र्क बताना है कि फॉरेन इनकम क्या है और रेमिटेंस क्या है। अच्छा, ज़्यादातर जो लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं जिनकी जो मतलब दुबई काम कर रहे हैं सऊदीया में या दूसरे किसी भी कंट्री के अंदर है, यूएसए के अंदर है, तो वो जितनी भी अपनी इनकम मीन्स सैलरी वगैरह ड्रॉ कर रहे होते हैं और फिर अपने मुल्क में भेज रहे होते हैं। तो उनके ऊपर ट्रांज़ैक्शन उनकी जो ट्रांज़ैक्शन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है? क्या एफबीआर उनके ऊपर दोबारा जो है जो रेमिटेंस आएगी उसको दोबारा काउंट करके उस पर टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा? उसकी कुछ शर्तें हैं। रेमिटेंस को काउंट किया जाएगा कि ये रेमिटेंस है। अब उसमें सबसे पहली चीज़ क्या आती है रेमिटेंस कंडीशन के अंदर कि अगर बंदा अपने कंट्री से बाहर हो और वहां से वो पैसे भेज रहा है। दूसरी कंडीशन ये आ जाती है कि अगर जो वो करेंसी वहां से भेज रहा है तो वो अपने मुल्क के अंदर मीन्स पाकिस्तान के अंदर वो फॉरेन करेंसी के अंदर आनी चाहिए और फिर वो यहाँ जो भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा उसके थ्रू उसके अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट होनी चाहिए। क्योंकि आजकल ये ऑप्शन मौजूद है कि लोग वहीं से बाहर से ही अपने ही मुल्क की करेंसी को कन्वर्ट करवा के डायरेक्ट अकाउंट में भिजवा देते हैं जो रेमिटेंस में काउंट नहीं होगी। ये तीन चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर आप जो भी ट्रांजेक्शन पाकिस्तान अपने अकाउंट में भेजेंगे वो रेमिटेंस काउंट होगी। अच्छा, अब इसके ऊपर रेमिटेंस के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि रेमिटेंस आप किस किस अकाउंट में भेज सकते हैं। अगर किस अकाउंट में भेज सकते हैं तो आपको बेनिफिट है, अगर किसी और के अकाउंट में भेजेंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। अब इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि अगर आप मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान के अंदर भी आपका अपना बैंक अकाउंट है तो आप कोशिश करें कि आप जितनी भी अपनी रेमिटेंस है वहाँ अगर सैलरी इनकम ले रहे हैं कुछ भी ले रहे हैं तो वो आप पाकिस्तान में अपने अकाउंट में भेजें। उसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि अगर आपको यहाँ रह के कोई भी एसेट्स परचेज करना है कोई भी चीज़ लेनी है तो आप इजीली उसकी मनी ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं कि आपने पैसा रेमिटेंस के तौर पे अपने अकाउंट में भेजा और फिर ये उसी अमाउंट को यूज़ करते हुए आपने ये एसेट्स बाय किए। अच्छा, उसके दौरान बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोग अपने मतलब वाइफ के अकाउंट में भेज देते हैं पैसे। अब बंदा बाहर बैठा हुआ है उधर उसकी वाइफ पाकिस्तान में है और उसके अकाउंट में उन्होंने भेज दिए पैसे। अब वो क्या करते हैं उनको पैसों को यूज़ करते हुए यहाँ पे एसेट ले लिया जाता है। अब लेकिन वाइफ के अकाउंट में भेज दिया और एसेट ले लिया गया आपके नाम के ऊपर। तो आखिर में क्वेश्चन क्या बनता है अगर एफबीआर के नोटिस में ये चीज़ जाती है तो इसमें अगर वो नॉन फाइलर है तो हम उसको एक एविडेंस के तौर के ऊपर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी कि भाई ये रेमिटेंस काउंट होगी और ये जो एसेट्स शो किया गया है मतलब जिस बंदे ने भेजे हैं उसके अकाउंट में एफबीआर जो भी ये रिटर्न सबमिट होगा उसमें इसको शो करना पड़ेगा कि ये एज अ रेमिटेंस है। हालांकि उसने जो पैसे भेजे हैं वो अपने वाइफ के अकाउंट में भेजे हैं। अच्छा, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर आपकी इनकी जो वाइफ है या जो भी है उनका फाइलर होना ज़रूरी है। उनके अकाउंट में अगर पैसे आ रहे हैं तो वो फिर आगे एसेट को शो कर सकते हैं कि ये गिफ्ट के तौर पे उनको दिया गया है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि आप जो भी पैसे भेजें अपने अकाउंट यहाँ अकाउंट ओपन कराएं उसके अंदर जमा करवाएं। अच्छा, इस तरह बहुत सारे लोग और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं कि भाई उन्होंने अपने किसी दोस्त के अकाउंट में पैसे भेज दिए। मतलब पाकिस्तान के अंदर कोई रिलेटिव नहीं है कुछ भी नहीं है, रिलेटिव के अकाउंट्स हो गए, फ्रेंड्स के अकाउंट हो गए, दोस्तों के अकाउंट हो गए कि उनको यहाँ पे कोई चीज़ बाय करनी है कुछ करनी है तो क्या करते हैं कि दोस्त के अकाउंट में पैसे भेज दिए। अब उन दोस्त ने जो है प्रॉपर्टी है गाड़ी है कुछ भी है वो आपके नाम पे ले लिया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है क्योंकि आपका एक डायरेक्ट ब्लड रिलेशन और दूसरा ऐसा कोई कॉन्टैक्ट डायरेक्टली नहीं बन पा रहा आपके साथ। अच्छा, जो बाहर से बैठ के बंदा अपने दोस्तों के अकाउंट में, नेबर के अकाउंट के में या रिलेटिव के अकाउंट में पैसे भेज रहा है, इसको बड़ा सिंपल कर देते हैं कि जब वो इनके अकाउंट में पैसे भेजते हैं तो वो क्या होता है कि जो यहाँ बंदा बैठा है जिसके अकाउंट में भेजे हैं तो वो उसको एज अ रेमिटेंस दिखाएगा जो यहाँ का बंदा जो दोस्त है रिलेटिव है। आप अपने अकाउंट के अंदर इसको रेमिटेंस नहीं दिखा सकते क्योंकि इसका कोई भी रिलेशन आपके साथ नहीं बनता ब्लड रिलेशन के आप डायरेक्टली इसको भेज सके और फिर बाद में यही बंदा जो है आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे वो चीज़ दे रहा हो तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर आपको ये चीज़ शो करेंगे एज अ गिफ्ट तो उसके ऊपर टोटल 100% टैक्स जो भी अप्लाई होता है जो भी परसेंटेज है वो अप्लाई होगी उसके ऊपर। तो आप कोशिश क्या करें आप भेजें ही नहीं आप किसी के दोस्त के अकाउंट में, अपने नेबर के अकाउंट में, किसी के भी रिलेटिव के अकाउंट में कोई भी अमाउंट नहीं भेजें क्योंकि वो रेमिटेंस काउंट नहीं होगी।
वो उल्टा आप उसमें फंस जाएंगे, और जो यहाँ पे बंदा बैठा जिसके अकाउंट में गया है वो भी फंसेगा, उसको फिर वो अमाउंट एज अ रेमिटेंस शो करनी पड़ेगी, फिर उसको भी दिखाना पड़ेगा कि ये रेमिटेंस किस चीज़ की है और कैसे उसके पास आई है। तो इस दोनों सूरतों में दोनों बंदे फंस जाएंगे और फिर आपको नोटिस आएंगे और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि एक कोई डीलर है, सप्लायर है, जैसे आप वहां पे बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, आपको यहाँ पे जो है कोई गाड़ी लेनी है या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपने क्या किया, वहां से पैसे डायरेक्टली उस बंदे के अकाउंट में भेज दिए। अब जब उस बंदे के अकाउंट में भेज दिए, तो अब उसने अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर दी आपके नाम के ऊपर, तो वो वाली भी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, तो वो आप अपने अकाउंट में रेमिटेंस नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो आपके अकाउंट में नहीं गई, ना आपके वाइफ के अकाउंट के अंदर गई है, तो वो थर्ड पार्टी के अकाउंट में गई है। जितनी भी थर्ड पार्टी अकाउंट की ट्रांजेक्शन होंगी वो एज अ रेमिटेंस आप नहीं शो कर सकते, उसमें भी आप फंस जाएंगे कि पैसे आपने भेजे दूसरे के अकाउंट में, उसने प्रॉपर्टी आपके नाम पे ले ली है, तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। वो बंदा जो डीलर वगैरह वो तो वो शो कर देगा कि भाई मैंने तो जो चीज़ आपको बेची है, मेरे अकाउंट में इस बंदे से पेमेंट आई है, मैंने इसके नाम पे शो कर दी है। तो ये इस सूरत में भी आप फंस सकते हैं। तो मेन इसका हल, रेमिटेंस के अंदर जो मेन हल है वो यही है कि आप अपना एक अकाउंट बनवाएं यहाँ पे, और उसको एक्टिव रखें, और जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी है, भेजनी है, पैसे वगैरह भेजने, तो एज अ रेमिटेंस काउंट होगी, तो आपके अपने अकाउंट में होगी। क्योंकि अगर जैसे आपने सप्लायर अकाउंट या दूसरे किसी के अकाउंट में आपने कोई चीज़ भेजनी होगी, तो वो फिर आपसे डिटेल्स वगैरह मांगेंगे कि भाई आप अपनी चीज़ें वगैरह दिखाएं कि ये पेमेंट कैसे किस तरीके से आई है। तो आपने जितनी भी पेमेंट है वो आपने अपने ही अकाउंट में मंगवा के जो भी ट्रांजैक्शन करनी है उसके थ्रू करें, जो लीगलाइज भी होगी और जिसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कल को अगर कोई नोटिस वगैरह आता है। तो यहाँ तक तो रेमिटेंस की बात आ गई कि रेमिटेंस के लिए 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए। उसका आपका बाहर होना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी आप वहाँ से करेंसी भेजेंगे वो फॉरेन करेंसी ही होनी चाहिए, वहाँ से कन्वर्ट करके पैसे आपने भेजने नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और वो यहाँ। तो ये जितनी भी रेमिटेंस के पॉइंट्स हैं, ये एक शर्त है, ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए। आपने वहाँ से कोई भी पेमेंट कन्वर्ट करवा के यहाँ नहीं भेजनी, यहाँ फॉरेन करेंसी में पेमेंट आएगी और यहाँ का जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस दिन का वो अप्लाई होगा, क्योंकि उससे फॉरेन रिजर्व बढ़ता है अगर फॉरेन करेंसी आती है। तो ये कंडीशन मीट होंगी तो वो आपकी अमाउंट रेमिटेंस काउंट होगी। अच्छा, इसके बाद पॉइंट आ जाता है फॉरेन इनकम का। अब बहुत सारे लोग इसके अंदर भी कंफ्यूज होते हैं कि यार फॉरेन इनकम क्या है, उसको कैसे हमने शो करना है, दिखाना है, नहीं दिखाना है, क्या करना है। अब उसकी बड़ी सिंपल सी रीजन है, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन वो होता है कि जो अपने मुल्क के अंदर, जैसे पाकिस्तान के अंदर वो 183 डेज से ऊपर पाकिस्तान के अंदर अगर गुजारता है तो वो एक रेजिडेंट हो जाता है। अब उसका ये होता है कि भाई कोई भी रेजिडेंट पर्सन है, उसने बाहर किसी भी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, या यहाँ से बैठ के कोई भी ऑनलाइन सर्विसेज दे रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा है, तो वहाँ से जो भी इनकम वगैरह आएगी तो वो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल जो टैक्स रेट अप्लाई होते हैं तो उस पर वो टैक्सेबल होगी। वो जितनी भी इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट है, बाहर ही इनकम कर रहा है, तो वो उसकी भी एक लिमिट है कि इस टाइम पे ड्यूरेशन, एक उसका टाइम ड्यूरेशन है जिसको काउंट करते हुए वो नॉन रेजिडेंट के उसमें आता है, क्योंकि वो जिस कंट्री में भी वर्किंग कर रहा है, इनकम आ रहा है, वहाँ अपने जो भी टैक्सेबल है, जो भी लॉज है उनको फॉलो कर रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान का रेजिडेंट पर्सन है, वो फॉरेन सोर्स इनकम में कुछ भी उसको आ रहा है, जैसे अगर रेंट इनकम आ रही है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है, कोई ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो टैक्सेबल होंगी इस सूरत के अंदर। और नॉन रेजिडेंट का मैंने आपको बता दिया है, नॉन रेजिडेंट तो नॉन रेजिडेंट है, वो जिस मुल्क में भी है उसके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो वो वहीं पे उसको टैक्स देना पड़ेगा। वो फिर यहाँ जो भी पेमेंट भेजेगा तो वो उसकी सूरतें डिफरेंट है जो रेमिटेंस के अंदर आएंगी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, फॉरेन सोर्स इनकम क्या है और फॉरेन इनकम क्या है और रेमिटेंस क्या है, और रेमिटेंस आपको भेजनी किस तरीके से। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी मेन पॉइंट्स हैं जिसको देखते हुए आपको अपनी रेमिटेंस को मेंटेन करना है।